दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं दहेज की बेड़ियां। तो आइए शुरू करते हैं। रात का वक्त था। गांव के आसमान में चांद टंगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मिट्टी के दिए की लौ पर रख दिया हो। हवा में मिट्टी की वो खुशबू थी जो सिर्फ गांव में मिलती है। और कहीं दूर किसी घर के आंगन में एक लड़की अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसका नाम था संध्या। गांव की लड़की थी, पर सपने शहर जैसे बड़े। कहती थी, मैं कलेक्टर बनूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। और जब भी वो आईने में खुद को देखती तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती, कलेक्टर संध्या वर्मा। मिट्टी का घर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और बीच में एक टेबल जिस पर रखी थी मोटी मोटी किताबें। रात देर तक पढ़ते पढ़ते जब नींद आने लगती तो माँ धीरे से दरवाजा खोलती। बेटी, अब सो जा, कल सुबह फिर स्कूल जाना है। संध्या मुस्कुराती, बस माँ 5 मिनट और, एक चैप्टर बाकी है। और वो 5 मिनट अक्सर पूरी रात में बदल जाते। उसके पापा रामनाथ जी गांव के छोटे से स्कूल में मास्टर थे। ईमानदार आदमी थे, पर घर की हालत ठीक नहीं थी। पर बेटी के सपनों के आगे उन्होंने कभी गरीबी को दीवार नहीं बनने दिया। कहते, मेरी संध्या पढ़ेगी, बहुत आगे जाएगी। लेकिन जिंदगी हर बार सपनों को आसान नहीं बनाती। कभी कभी तो वो ऐसे मोड़ दिखाती है जहां से वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन दोपहर में जब संध्या कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, मां ने धीरे से कहा, संध्या, आज कुछ लोग घर आ रहे हैं रिश्ता देखने। संध्या चौंकी। रिश्ता? किसका रिश्ता? मां ने नजरें झुका ली। तेरा। तेरे पापा ने सोचा है अब तू बड़ी हो गई है। संध्या की किताबें वहीं गिर पड़ी। पर मां, मैंने तो कहा था ना, मुझे पढ़ाई करनी है, कलेक्टर बनना है। मां की आंखें भर आईं। मुझे पता है बेटी, पर तेरे पापा बहुत दबाव में हैं। रिश्ते वाले लोग बड़े घर के हैं। उस पल संध्या को लगा जैसे किसी ने उसके सपनों की जड़ काट दी हो। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी हुई। जिस आईने में वो अब तक कलेक्टर संध्या देखती थी, अब उसी आईने में एक दुल्हन संध्या दिखाई दे रही थी, लाल जोड़े में, झुकी निगाहों वाली। वो धीरे से बोली, क्या यही है मेरे सपनों का अंत? कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हो गया। लड़का था रवि, शहर का व्यापारी। उसका घर बड़ा था पर दिल छोटा। रवि के पिता बोले, हमारा कोई लोभ नहीं है, बस समाज में इज्जत बनी रहे इसलिए थोड़ा दहेज जरूरी है। संध्या के पापा ने कहा, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, पर 2-3 महीने का वक्त दीजिए, सब पूरा कर दूंगा। रवि के पिता हंसे। ठीक है मास्टर जी, लेकिन हमारी इज्जत का ख्याल रखिएगा। शादी का दिन आ गया। ढोल ताशे बजे, रोशनी हुई, गीत गाए गए। संध्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने आंसुओं में मुस्कान छुपा ली। वो चाहती थी, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद रवि मुझे समझेगा, शायद ससुराल उसका नया घर बन जाएगा। शादी के बाद के कुछ दिन वाकई अच्छे थे। संध्या के ससुराल वाले हंसते बोलते, प्यार दिखाते। पर धीरे धीरे चेहरे बदलने लगे, बातें बदलने लगीं। रवि की मां अक्सर ताना मारती, इतने बड़े बड़े सपने देखती थी, अब बर्तन धो, रोटी बना। रवि रात में कहता, तुम्हारे बाप ने दहेज के पैसे दिए नहीं, अब शर्म से सिर झुका रहता है मेरा। संध्या समझाने की कोशिश करती, रवि, पापा ने कहा था ना, वो दे देंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। रवि झल्ला उठता, मुझे वक्त नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए।
धीरे धीरे प्यार की जगह जहर ने ले ली। हर दिन ताने, हर रात आंसू। कभी साड़ी में जलता हुआ तवा फेंका जाता, कभी खाने में नमक कम होने पर थप्पड़ पड़ते। और संध्या हर दिन टूटती जा रही थी। एक शाम वो छत पर बैठी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। वो तारे जो कभी उसके सपनों के साथी थे, आज धुंधले लग रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर मैं कलेक्टर बन जाती तो शायद माँ बाप को ये सब नहीं झेलना पड़ता। काश सपनों को समाज की बेड़ियों से आज़ादी मिलती। नीचे से रवि की माँ की आवाज आई, संध्या नीचे आ, खाना बना। वो धीरे से उठी, आंसू पोंछे और बोली, हाँ माँ जी, आ रही हूं। उसकी आवाज में वो दमक नहीं थी जो कभी उसके सपनों में थी। अब उसमें सिर्फ चुप्पी थी और एक उम्मीद कि शायद कल कुछ बदले। संध्या के कमरे में आज भी सन्नाटा था। दीवारों पर जलते हुए दिए की लौ कांप रही थी, जैसे खुद भी डर रही हो उस घर की हवा से। संध्या के हाथ में चोट के निशान थे। रवि ने आज फिर उसके बाल पकड़कर दीवार से धक्का दे दिया था, बस इसलिए कि चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा थी। वो फर्श पर गिरी रही और उसके गाल पर आंसू बहते रहे। उसने सोचा, क्या सच में यही है शादी की जिंदगी? रात के सन्नाटे में उसने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी नोटबुक निकाली, वही जिसमें कभी सपने लिखा करती थी। पहले पेज पर लिखा था, कलेक्टर संध्या वर्मा। उसने उस पन्ने पर उंगली फेराई, जैसे किसी पुराने जख्म को छू रही हो। धीरे से बोली, काश मैं उस वक्त हिम्मत करती और शादी से इनकार कर देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ससुराल के लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। रवि का पिता रोज पैसे की बात करता। रवि की मां कहती, तेरे बाप ने वादा किया था ना, अब तक पूरे नहीं हुए। और रवि बस हिंसक हो चुका था। तेरे बाप ने हमें धोखा दिया है, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जब तक पैसे नहीं आते तू हमारे लिए मरी हुई है। पर संध्या बस इतना कह पाई, रवि मैंने तुमसे प्यार किया था। और रवि ने ठंडे स्वर में कहा, हमने सौदा किया था। उस पल संध्या का दिल नहीं, उसकी आत्मा टूट गई थी। अगले दिन उसने अपने पापा को फोन किया, पापा क्या पैसे मिल गए? रामनाथ जी का स्वर कांप रहा था। बेटी अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। संध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं पापा, बस आप परेशान मत होना। पर उसके शब्दों के पीछे जो दर्द था वो किसी ने नहीं सुना। उसी शाम वो छत पर बैठी थी, आसमान की तरफ देखती रही। हवा तेज चल रही थी, पर उसके भीतर एक अजीब सन्नाटा था। वो धीरे से बोली, शायद अब मुझे अपने सपनों को अलविदा कहना होगा। अगले दिन सुबह घर में अजीब खामोशी थी। संध्या रसोई में थी जब माँ जी अंदर आईं। अभी तक खाना नहीं बना, इतनी देर क्यों? संध्या ने धीमे से कहा, बस 5 मिनट में बना दूंगी माँ जी। माँ जी ने गुस्से से कहा, हमें बहाने नहीं चाहिए, दहेज चाहिए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, पापा ने वादा किया है, बस कुछ दिन। पर बात वहीं खत्म हो गई। थप्पड़ की आवाज ने सब कह दिया। उस दिन उसने चूल्हे की आग को देखा। लपटें जैसे उसे घूर रही थीं। कब तक भागेगी? रात के करीब 11 बजे गांव के पड़ोसी अचानक उठे। किसी घर से चीख सुनाई दी थी, बचाओ, मुझे बचाओ। पर फिर सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद धुआं उठने लगा और फिर आग। लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सब बंद था। जब दरवाजा खुला तो कमरे के बीचों बीच आग में लिपटी संध्या थी। किसी ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर वो बुझते बुझते भी चिल्लाई नहीं। वो बस शांत थी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में सिर्फ राख बची थी। लोग कह रहे थे संध्या ने आत्महत्या की, पर किसी ने नहीं देखा कि उसकी उंगलियों में कितने जलन के निशान थे, जैसे उसने किसी से लड़ाई की हो। जब पापा और भाई पहुंची तो सब खत्म हो चुका था।
रामनाथ जी का गला सूख गया। वो बस एक बात दोहराते रहे, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत हिम्मती थी। भाई अर्जुन की आंखें लाल थीं। नहीं पापा, ये आत्महत्या नहीं है, ये खून है। अर्जुन ने पड़ोसियों से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? एक बूढ़ी औरत ने कांपते स्वर में कहा, हां बेटा, रात को तेरी बहन की चीख सुनी थी, पर सोचा रोज का झगड़ा है। दूसरा आदमी बोला, हमने धुआं देखा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अर्जुन की मुट्ठी बंद गई। अगर अंदर से बंद था तो फिर बाहर की चाबी किसके पास थी? वो धीरे से बोला, अब ये केस मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहां मिला इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, सख्त चेहरा पर दिल में इंसाफ की आग। अर्जुन ने फाइल सामने रखी और कहा, सर, मेरी बहन को मारा गया है। विक्रम सिंह ने शांत स्वर में कहा, सबूत है? अर्जुन ने कहा, बस विश्वास है और बहन की चीख। विक्रम सिंह कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, कभी कभी इंसाफ के लिए सबूत नहीं, इरादा काफी होता है। और उसी पल एक नई लड़ाई शुरू हुई, इंसाफ की लड़ाई, दहेज की बेड़ियों के खिलाफ। संध्या की मौत को 3 दिन हो चुके थे, पर उसका चेहरा अब भी अर्जुन की आंखों के सामने था। वो चेहरा जो हंसता था अब राख में बदल गया था। अर्जुन हर रात सोचता, अगर उस रात में वहां होता तो शायद बहन जिंदा होती। पर अब पछतावे का वक्त नहीं था, अब वक्त था इंसाफ का। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फाइल खोली। पहला पन्ना, मौत का कारण जलकर मृत्यु। वो मुस्कुराए नहीं, बस बोले, इतनी जल्दी मौत को आत्महत्या मान लेना आसान रास्ता है। विक्रम ने संध्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी। गर्दन पर निशान, हाथों पर खरोचें। वो धीमे स्वर में बोले, अगर वो खुद जली होती तो खुद को बचाने की कोशिश नहीं करती। ये निशान कहते हैं कि उसने किसी से लड़ाई की थी। अर्जुन धीरे से बोला, सर, सब कहते हैं दरवाजा अंदर से बंद था। विक्रम ने कहा, बेटा, कई बार ताले कहानी से ज्यादा झूठ बोलते हैं। उन्होंने दस्तावेज बंद किए और कहा, चलो उस घर में चलते हैं। हकगर तकीन चाहो। घर अब सन्नाटे का किला बन चुका था। दीवारों पर धुएं के निशान और फर्श पर राख की परत। विक्रम धीरे से बोला, यहीं, इसी जगह एक लड़की के सपने जल गए थे। अचानक विक्रम ने खिड़की के पास कुछ देखा, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा। उन्होंने इसे उठाया। ये तो गैस पाइप का वॉल्व है, टूटा हुआ। विक्रम ने आंखें सिकोड़कर कहा, इसका मतलब गैस लगाई गई थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मतलब मेरी बहन को जलाया गया? विक्रम ने धीरे से कहा, और अब हमें यह साबित करना होगा। विक्रम सिंह ने पूरे गांव से पूछताछ शुरू की। पहली गवाह पास वाली पड़ोसी राधा। वो कांपते हुए बोली, बेटा, उस रात हमने चीखें सुनी थी, पर हम डर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद धुआं उठने लगा। विक्रम बोले, क्या किसी ने रवि या उसके परिवार को बाहर जाते देखा? राधा ने कहा, हां, रवि की मां को हमने बाहर आंगन में देखा था। वो किसी को फोन कर रही थी। विक्रम ने नोट किया। फोन कॉल का समय रात 11:17। अगले दिन उन्होंने रवि को बुलाया। रवि आया, चेहरे पर झूठी मासूमियत। सर, मेरी बीवी बहुत भावुक थी, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, हां, और मर भी गईं। रवि चुप हो गया। विक्रम ने आगे कहा, तुम्हारी मां ने उस रात फोन किया था। किसे? रवि ने नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता। विक्रम हंसे नहीं, बोले, तुम्हें नहीं पता या बताना नहीं चाहते? कमरे में सन्नाटा छा गया।
विक्रम ने धीरे से रवि के सामने सबूत रखे, फोटो, रिपोर्ट और वो टूटा हुआ वॉल्व। देखो रवि, ये गैस पाइप टूटने का निशान हादसे जैसा नहीं लगता। किसी ने इसे मोड़ा है, जबरदस्ती। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम बोले, कबूल कर लो रवि, तुम लोग उसे रोज मारते थे, है ना? रवि ने धीरे से कहा, वो जिद्दी थी। हमने बस थोड़ा सिखाने की कोशिश की थी। सिखाने की कोशिश या अपने लालच को सही जैठाने की? तुम लोगों ने दहेज के लिए एक जिंदा लड़की को जला दिया। रवि चिल्लाया, मैंने नहीं जलाया, मां ने कहा था गैस खुद लीक हुई थी। विक्रम ने धीरे से कहा, सच तो हमेशा राख में दब जाता है, पर जलता जरूर है। अब ये राख बोलेगी। अगले दिन फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी। गैस पाइप में जानबूझकर कट लगाया गया था। संध्या के हाथों में प्रतिरोध के निशान थे और शरीर के बाईं तरफ जले के पहले चोट लगी थी। विक्रम ने फाइल बंद की और कहा, अब इंसाफ का वक्त है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। सर, अब मेरी बहन को न्याय मिलेगा? विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हां बेटा, लेकिन सिर्फ तेरी बहन को नहीं, बल्कि हर उस लड़की को जो आज भी दहेज की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। वो दोनों उस राख के घर से बाहर निकले। हवा चल रही थी और कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा। संध्या, अब तू शांति से सो जा, तेरा इंसाफ शुरू हो गया है। रात लंबी थी, पर उस रात का सन्नाटा कुछ और ही था। विक्रम सिंह के हाथ में था संध्या के केस का फैसला। अदालत के उस कमरे में हर कोई सांस रोके बैठा था। जज साहब ने जब अपना चश्मा उतारा और धीमे से बोले, अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, तो जैसे किसी ने सालों पुराना बोझ संध्या की आत्मा के कंधों से उतार दिया हो। विक्रम ने आंखें बंद की। मन में वही तस्वीर उभर आई। संध्या की मुस्कान, उसकी आंखों में वो उम्मीद जिसे अब जाकर इंसाफ मिला था। अदालत से बाहर आते हुए मीडिया के कैमरे चमक उठे। लोगों की भीड़ थी, कोई तालियां बजा रहा था, कोई बस आंसू पोंछ रहा था। विक्रम सिंह रुके और बोले, ये जीत सिर्फ एक केस की नहीं है, ये हर उस बहन की जीत है जो दहेज के बोझ तले दम तोड़ देती है। आज समाज को ये सोचना होगा कि क्या एक बेटी की कीमत पैसे से तौली जा सकती है? जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, हर संध्या किसी कोने में जलती रहेगी और हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाते रहेंगे। संध्या का परिवार कोर्ट के बाहर खड़ा था। पिता की आंखों में राहत थी, पर वो राहत भी आंसुओं में भीगी हुई थी। भाई के हाथ में उसकी पुरानी डायरी थी, जिसके पन्नों पर अब भी उसकी लिखावट थी। कलेक्टर बनूंगी ताकि अपने गांव की हर लड़की को इंसाफ दिला सकूं। भाई ने आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, दीदी, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया। कई महीने बीत गए। विक्रम सिंह ने उस केस की फाइल अपने कमरे की अलमारी में रख दी थी। संध्या केस, कंप्लीट जस्टिस नाम से। पर हर बार जब कोई नया दहेज का केस आता, वो उस फाइल को एक बार जरूर देख लेते, शायद याद दिलाने के लिए कि हर लड़ी गई लड़ाई किसी की रूह को सुकून देती है। गांव में अब एक छोटी सी स्कूल खुल चुकी थी, संध्या मेमोरियल गर्ल्स स्कूल। दीवार पर संध्या की मुस्कुराती तस्वीर थी। उसके नीचे लिखा था, सपनों को मत जलाओ, उन्हें उड़ने दो। बच्चियां रोज वहां आती, पढ़ती, हंसती, और जब कोई पूछता, कलेक्टर बनोगी, तो सबकी आंखों में एक ही जवाब चमकता, हां, बिल्कुल बनूंगी। कहानी का अंत यहीं होता है, पर शायद एक शुरुआत भी यहीं से होती है। संध्या भले ही अब इस दुनिया में नहीं, पर उसकी आवाज अब भी गूंजती है, हर उस घर में जहां दहेज के नाम पर बेटियां सिसकती हैं। और शायद
कभी ना कभी ये समाज भी अपनी सोच की बेड़ियां तोड़ देगा। दोस्तों, ये थी दहेज की बेड़ियां की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।